नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। चक्र शुरू होता है तो पुनर्जन्म स्वर्ण कमल दिखाई देगा। इसके अलावा क्योंकि जो लोग प्रलय के दिन के बाद स्वर्ण कमल प्राप्त करते हैं उनके पास महान दिव्य शक्तियां होती हैं, वे दुनिया में अजय बन जाते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। पुनर्जन्म के सुनहरे कमल को प्रलय के दिन से बचे लोगों द्वारा स्वप्न का फूल भी कहा जाता है। स्वप्न के फूल को जब्त करने से भाग्य बदल सकता है, जिससे मेजबान को भाग्य के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय कम चिंताएं होती हैं। ये पहली बार था कि सिस्टम को नियति के बच्चे के अलावा किसी अन्य चीज द्वारा ट्रिगर किया गया था। इससे पता चला कि यह चीज कितनी असाधारण थी, और इस समय चेन्नई स्वाभाविक रूप से एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने महसूस किया कि स्वप्न का फूल असाधारण था। किंजू ने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत आदेश दिया, हर कोई सुनो, आपकी परिधि की रक्षा करो, किसी को भी झील के पास जाने की अनुमति नहीं है। शहर के बाहर भारी तोपखाने की स्थिति में गोले लोड करें, यदि कोई भी सीमा पार करता है तो उन्हें आग से ढक दें। 57 एक और लड़ाई, दुश्मन को हराने के लिए एक हमला। आकाश में जियो युआन, जो आधे रास्ते से पीछे हट गया था, हवा में ही जम गया। झील की सतह पर धुएं के बीच धीरे धीरे खिल रहे जुड़वा कमल को देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए। पुनर्जन्म स्वर्ण कमल, ये वास्तव में पुनर्जन्म स्वर्ण कमल है जो केवल प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। इस बंजर दुनिया का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि खेती की दुनिया में भी जहाँ अमरपथ फलता फूलता था, ऐसा सर्वोच्च खजाना केवल प्राचीन पुस्तकों में ही प्रकट हुआ था। यदि वह खेती की दुनिया के एक प्रमुख संप्रदाय से नहीं आया होता और पुस्तकालय में कई प्राचीन किताबें नहीं पढ़ता तो शायद वह इस तरह के खजाने को नहीं पहचान पाता। जिस क्षण उसने पुनर्जन्म के सुनहरे कमल को देखा, उसके पहले के सभी विचार, जैसे कि जीवन भर के लिए नहीं बल्कि एक पल के लिए लड़ना, अभी के लिए आघात से बचना और बाद में हिसाब बराबर करने के लिए वापस आना, तुरंत हवा में उड़ गए। इस प्रकार का स्वर्गीय खजाना भले ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में नवजात आत्मा या आत्मा परिवर्तन चरणों के उन पुराने राक्षसों द्वारा देखा गया हो, संभवतः उनके जीवन से लड़ा जाएगा। उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। उसके पिछले जीवन में यदि ऐसा कोई खजाना प्रकट होता तो उसे किनारे से देखने का भी अधिकार नहीं होता। लेकिन अब यह अलग है, अपनी ताकत के साथ एकमात्र व्यक्ति जो उसे लड़ सकता है वह चेन ये है। यदि वह फिर भी पीछे हट गया और इसके लिए लड़ने का साहस नहीं किया तो फिर साधना का अभ्यास ही क्यों किया जाए। हमले के दंश से बचना पक्ष विपक्ष पर विचार करने का परिणाम था, लेकिन इन जुड़वा कमलों के प्रकट होने के बाद पेशेवरों और विपक्षों को फिर से तौलना परिणाम निसंदेह इस दुर्लभ और विशाल अवसर के लिए अपने जीवन से लड़ना था। आकाश में जियो युआन की जटिल मनोवैज्ञानिक गतिविधि के विपरीत ये चेन, जो पहले ही रात और युद्ध की लिप्टों के बीच झील के किनारे पहुंच चुके थे, उन्होंने ट्विन लोर्ड्स को प्रकट होते देखा और उनके मन में केवल एक ही विचार रह गया, ये चीज स्वाभाविक रूप से मेरी है। वह नहीं जानता था कि उसके मन में ऐसा अवास्तविक विचार क्यों आया। आखिरकार वर्तमान में युद्ध में दोनों पक्षों की ताकत उसके जैसे कमजोर व्यक्ति से कहीं अधिक है। लेकिन यह विचार अचानक उसके मन में आ गया और यह इतना स्वाभाविक था मानो यह निश्चित ही हो कि यह उसका ही होना चाहिए। बेशक हालांकि उसने ऐसा सोचा था, वह इतना पागल नहीं था कि वास्तव में बाहर निकलकर उसे छीन ले। इसके बजाय उसने इंतजार करना चुना। मूल रूप से लड़ने वाले दोनों पक्ष चेन के कदम के कारण अचानक पीछे हटने वाले थे, जिससे ये चेन को गुप्त रूप से लगा कि चीजें खराब हो रही हैं। आखिरकार अगर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया तो ये चेन की परेशान पानी में मछली पकड़ने की इच्छा स्वाभाविक रूप से बकवास होगी। लेकिन अब इन कमलों के अचानक प्रकट होने के कारण उन्हें कोई संदेह नहीं था कि दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे और वे पहले से भी अधिक भयंकर युद्ध करेंगे। यह उसके लिए संकटग्रस्त पानी में हमला करने और मछली पकड़ने का समय था। बेशक वह अभी भी किनारे पर था, झील के बीच में सपनों के फूल से सैकड़ों मीटर दूर। ये दूरी स्वाभाविक रूप से उसे अशांत पानी में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देगी। ये चेन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के बाद कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे और कोई भी उसके कोने पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह चुपचाप घास से बाहर निकला और धीरे धीरे झील के पानी में फिसल गया। सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी और झील का पानी काफी ठंडा था, लेकिन एक क्षमता उपयोगकर्ता के शक्तिशाली शरीर के लिए यह तापमान पूरी तरह से सहनीय था। और ये चेन की वर्तमान फेफड़ों की क्षमता के साथ उसके लिए अपनी सांस रोककर आधे घंटे तक पानी के भीतर गोता लगाना कोई समस्या नहीं थी। अपनी ताकत के साथ ऐसे युद्ध के मैदान में स्वप्न के फूल को प्राप्त करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से पानी के नीचे से धीरे धीरे आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... पाक छोड़ो और मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगा। जियो युआन को देखते हुए, जो हवा में चलने के लिए तैयार था, चेन्नई ने अपनी लंबी कृपान को अपनी छाती पर रखा और उदासीनता से कहा। साथ ही वह अपने पीछे किंजुए पर नजर डालना नहीं भूले। सिर्फ एक नजर से किंजुए को तुरंत उसका मतलब समझ में आ गया। उसने तुरंत लोगों की एक टीम को कश्ती में सपनों के फूल की ओर जाने का आदेश दिया। बेशक भले ही ये लोग चेन परिवार के विश्वास पात्र थे, लेकिन उन्हें सपने के फूल के 10 मीटर के भीतर आने की अनुमति नहीं थी। उन्हें भेजने का उद्देश्य ये चेन से बचाव करना था। स्वयं चेन के अलावा उपस्थित कुछ ही लोग ये चेन के अस्तित्व के बारे में जानते थे। किंजुए अपने युवा मालिक को सबसे अच्छी तरह से समझती थी और एक नजर से उसने अनुमान लगाया कि चेन उसे ये चेन को परेशान पानी में मछली पकड़ने से रोकने के लिए कह रही थी। अगर कुछ और होता तो मैं वास्तव में अभी यंग मास्टर चेन के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से पुनर्जन्म स्वर्ण कमल जैसा खजाना मेरी आंखों के ठीक सामने है। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज ही तुम्हारे साथ लड़ना होगा। जियो युआन ने अपना सिर हिलाया और फिर चेन की ओर देखते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी बार अपनी उस मानसिक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो सीधे आत्मा पर हमला करती है। ये सुनकर चेन हंसे और बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम्हारे उस कछुए के खोल को कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले जियो युआन ने स्पष्ट रूप से दौड़ने का इरादा किया था, ये साबित करते हुए कि वह अपने जीवन रक्षक तरीकों का उपयोग कितनी बार कर सकता है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। और वह नहीं जानता था कि चेन की हेवनली आई का कितनी बार उपयोग किया जा सकता है। इस बात पर चेन उनसे ज्यादा आश्वस्त थे। सामान्य परिस्थितियों में ये सूचना अंतर संभवतः जियो युआन को पीछे हटने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये सामान्य समय नहीं थे। जियो युआन की नजर से चेन के लिए देखना मुश्किल नहीं था कि जबकि यह लड़का मूल रूप से सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, उसकी नजर अब अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। वह स्पष्ट रूप से स्वप्न का फूल पाने के लिए कृतसंकल्प था। तो चलिए कोशिश करते हैं, जियो युआन जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसके हाथ में कई ताबीज आ गए। पिछले ताबीजों के विपरीत, जिन्हें जपने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती थी, इस बार जैसे ही जियो युआन ने ताबीज निकाले, उसके हाथ में एक छोटा खंजर भी दिखाई दिया। खंजर सीधे जियो युआन की हथेली पर लगा और तुरंत खून बह निकला। जियो युआन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे अपनी हथेली से खून ताबीजों पर लगा दिया। इस बार ताबीजों को विस्फोटित करने के लिए किसी जटिल मंत्र की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वे खून से सने हुए ताबीज अनायास ही जल उठे। इसके तुरंत बाद रात के आकाश में बिजली की एक चमक चमकी, जो सीधे चेन्नई पर गिरी। चेन्नई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसके चारों ओर की संप्रभु आग थोड़ी अधिक तीव्र हो गई। फिर उसने तोप के गोले की तरह अपनी जगह से हमला किया और एक पल में जियो युआन के सामने पहुंच गया। बढ़ती हुई सॉवरेन फायर ने उसके रास्ते में आने वाली बिजली को नष्ट कर दिया, जिससे उस पर सीधा प्रहार हुआ। लेकिन उसके बाद पिछले वाले के समान एक विशाल अग्नि ड्रैगन और पतली हवा से एक विशाल आइसकोन दिखाई दे रहा था।
और उसी समय जियो युआन के सामने एक चमकता हुआ मिट्टी जैसा पीला अवरोधक दिखाई दिया जिसने चेन्ई की प्रगति को रोक दिया। सामने अवरोध और पीछे हत्या के इरादे से चेन्ई लगभग तुरंत ही दुविधा में फंस गया। हालांकि उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। यदि आपके पास बस इतना ही है तो आज ही वह दिन है जब आप मरेंगे। आकाश में नश्वर संसार पर नजर रखने वाले स्वर्गीय ईश्वर की आंख धीरे धीरे खुली। इस बार आंखों में जो दिखाई दिया वह कोई मानसिक आक्रमण नहीं बल्कि एक उज्ज्वल सुनहरी दिव्य रोशनी थी। एक पल में दिव्य प्रकाश ने अग्नि ड्रैगन और आइसकोन को नष्ट कर दिया, सड़ी हुई लकड़ी की तरह मिट्टी की पीली बाधा को फाड़ दिया। ये सीधे जियो युआन पर विस्फोटित हुआ। इस बीच चेन्ई ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि दिव्य प्रकाश उसे जमीन पर गिरा देगा और उसकी कृपाण से उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। डिंग क्रैक, शीशे के टूटने की आवाज गूंज उठी क्योंकि हरे रंग की बाधा प्रहार से टूट गई और इसके साथ ही जियो युआन का दाहिना हाथ गायब हो गया। जियो युआन को एक बार से खत्म करने में असफल रहने पर चेन्ई ने अपने आखिरी एटम का उपयोग करके अपनी दाहिनी हथेली को सॉवरेन फायर से धक्कर जियो युआन का गला पकड़ लिया। वे दोनों तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरे जिससे पाक में एक छोटी सी पहाड़ी पर एक बड़ा गड्ढा टूट गया और धूल का एक बड़ा बादल उड़ गया। अध्याय 58 चुने हुए का मुकाबला करने के लिए चुने हुए का उपयोग करना। जैसे ही धूल जमी तेज रत्तों में लिपटी चेन्ई धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। हालांकि उसके सामने का विशाल गड्ढा खाली था। अभी अभी हड़ताल ने निश्चित रूप से जियो युआन को प्रभावित किया था। उसने जियो युआन के गले पर अपनी पकड़ मजबूत महसूस की थी, लेकिन वह आदमी अब जा चुका था। चारों ओर देखने पर उसे जियो युआन का कोई संकेत नहीं मिला, नहीं उसे कुछ असामान्य पता चला। जब चेन्ई धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दूसरी ओर तथाकथित 16 और 6 हेवनली सोल्जर्स जो सुयान को परेशान कर रहे थे अंततः अपनी पुनर्योजित क्षमताओं को खो बैठे और उसके द्वारा आसानी से टुकड़ों में तोड़ दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके स्वामी जियो युआन की मृत्यु हो गई हो, जिससे उन्हें अपनी शक्ति भी खोनी पड़ी। लेकिन चेन्ई 100% निश्चित थे कि जियो युआन मरा नहीं था, क्योंकि सिस्टम ने अभी तक किल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इसके अलावा नियति का बच्चा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वह हवा में गायब हो गया था। क्या तुमने उस आदमी को मार डाला? शव कहाँ है? सुयान ने जोर से हौंकते हुए चेन्ई की तरफ लौटते हुए पूछा। वह मरा नहीं है। चेन्ई ने अपना सिर हिलाया, फिर किंजुए की ओर देखा। शहर के बाहर तोपखाने की स्थिति को आग खोलने का आदेश दें। पाक के शेष क्षेत्रों में हल चलाएं। किंजू ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया, तुरंत सिर हिलाया और आदेश दिया। एक क्षण बाद भारी तोपखाने की सीटी बजी। चेन परिवार के सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे पाक को बड़े कैलिबर के गोले से उड़ा दिया गया था। जियो युआन की स्पष्ट हार देखकर शेष अधिकांश भाड़े के सैनिक पहले ही पीछे हट गए थे, अन्यथा इसकी संभावना नहीं थी कि कोई बच पाता। केवल अस्थायी किलेबंदी वाले पाक में 152 मिलीमीटर भारी तोपखाने का सामना करते हुए हल भी चकित नजर आएगा। ये देखकर कि अभी तक उनके नियंत्रण में नहीं आए सभी क्षेत्रों पर भारी तोपखाने द्वारा बमबारी की गई थी, चेन्ई ने अंततः राहत की सांस ली। उसने चुपचाप अपना हाथ सुयान के कंधे पर रख दिया। उसकी नजर उनके पीछे झील की सतह पर धीरे धीरे खिल रहे सपनों के फूल पर गई। हालांकि उनकी वर्तमान शारीरिक संरचना और मानसिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, फिर भी अभी उस तरह के हमले का उपयोग करने से उनमें कुछ हद तक वृद्धि हो गई थी। उसका सिर घूम रहा था और उसके अंगों में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। सौभाग्य से स्वप्न के फूल के खिलने से निकलने वाली आभा तेजी से शारीरिक और मानसिक शक्ति को बहाल कर सकती है। इस प्रकार वह अभी भी थोड़ी देर तक रुक सकता था, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में इस हद तक अधिक विस्तार करने से संभवतः वह बेहोश हो जाता। बेशक आमतौर पर न तो वह और न ही जियो युआन इतनी चरम सीमा तक करते। अभी भी ऊर्जावान सुयान को देखकर चेन्ई थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। जबकि इस लड़की की विस्फोटक शक्ति लगभग उसके जैसी ही थी, शायद थोड़ी ही उसकी सहनशक्ति वास्तव में स्वर्ग विरोधी थी। वह एक सतत गति मशीन की तरह थी जो थकावट से बेखबर थी। यही वह निर्भरता थी जिसने चेन्ई को थकावट के बावजूद यहाँ रहने की अनुमति दी। भले ही जियो युआन वास्तव में मरा नहीं था और सुयान के साथ पूरी ताकत से लौटा था, फिर भी उनके पास रहने का मौका था। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि जियो युआन वास्तव में उस चक्कर से पूरी तरह से सुरक्षित निकल सकता है। जियो युआन की तुलना में उसे ये चेन से अधिक सावधान रहने की जरूरत थी, जो अराजक लड़ाई के दौरान पूरी तरह से गायब हो गया था। आखिरकार वह वही था जिसने मूल समय रेखा में वास्तव में स्वप्न का फूल प्राप्त किया था। शांत पानी को घूरते हुए चेन्ई ने एक पल के लिए सोचा और फिर जो थोड़ी सी मानसिक शक्ति उसने अभी अभी प्राप्त की थी उसे निचोड़ लिया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। झील की काली सतह उसके सामने पारदर्शी कांच की चादर बन गई लग रही थी, और उस शीशे के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा लोग छुपे हुए थे। उनमें ये चेन और गायब जियो युआन भी शामिल थे। वे वर्तमान में झील के तल पर गाद में छिपे हुए थे, पानी के माध्यम से उभरते सपनों के फूल को देखने के लिए एक क्षमता उपयोगकर्ता की बेहतर दृष्टि का उपयोग कर रहे थे। इस सर्वोच्च खजाने के परिपक्व होने की प्रतीक्षा की जा रही है। चेन्ई की नजर तेज हो गई, फिर उसने अपनी दृष्टि वापस ले ली। देखने से ऐसा लगता है कि सपनों का फूल अधिकतम 1 या 2 मिनट में पूरी तरह खिल जाएगा। चेन परिवार को झील से निकालने में निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी थी, और इन लोगों के नीचे छिपे होने के कारण अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं को उनका सामना करने के लिए नीचे भेजने के अलावा उनसे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। इसके अलावा समय भी बहुत कम था। हालांकि खिलने वाले स्वप्न के फूल से आसपास के क्षमता उपयोगकर्ताओं को मानसिक और शारीरिक शक्ति तेजी से बहाल करके बहुत लाभ होगा। चेन्ई के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए चेन्ई की नजर ने झील की सतह को स्कैन किया और अंततः एक निश्चित स्थान पर रुक गई। फिर वह नीचे झुका और सुयान के कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर सुयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। आपको पीछे हटने की अनुमति नहीं है। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, चेन्ई ने शांति से कहा। हालांकि उस आदमी की ताकत बहुत अच्छी नहीं है, उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। आप चिंता मत करो, ये बुढ़िया अभी जाकर उसे जिंदा फाड़ डालेगी। सुयान ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपना हाथ लहराया। चेन्ई के और कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना वह सीधे झील के किनारे गई, अपने पैरों से धक्का दिया, लगभग 100 मीटर की छलांग लगाई और चींटे के साथ झील में जा गिरी। वह जिस दिशा में घूमी वह बिल्कुल वही थी जहां चेन्ई ने उसे बताया था कि ये चेन छिपा हुआ है। मेजबान चेन्ई। संविधान 18 मानव सीमा 1 है। मानसिक शक्ति 22.7 मानव सीमा 1 है। विशेष क्षमताएं संप्रभु अग्नि, दिव्य अग्नि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम शांतमयी है। स्वर्गीय नेत्र, सच्चाई को खोजने के लिए ब्रह्म को भेदना, राक्षसों को वश में करना और डाकुओं को बाहर निकालना। आइटम क्षमता जागृति सीरम बुनासी। वर्तमान मिशन भाग्य के बच्चे ये चैन को मारें, भाग्य के बच्चे जियो युआन को मारें, भाग्य के बच्चे सुयान के जीवन पथ को बदलें। कृपया ध्यान दें, भाग्य के बच्चों का भाग्य अत्यधिक उच्च होता है और उन्हें बिना सोचे समझे मारना मुश्किल होता है। हत्या संभव होने से पहले आपको उनके भाग्य को कम करने के लिए एक निश्चित आक्रोश मूल्य जमा करना होगा। आपके प्रतिभाग्य के बच्चे ये चैन का वर्तमान आक्रोश मूल्य 6800 अंक, मार सफलता दर 60%। आपके प्रतिभाग्य के बच्चे जियो युआन का वर्तमान आक्रोश मूल्य 1100 अंक, मार सफलता दर 11%। आपके प्रतिभाग्य के बच्चे सुयान की वर्तमान अनुकूलता 3660 अंक, भाग्य प्रक्षेपवक्र विचलन 36.6%। काफी देर तक ये चेन के कॉलम में हत्या की सफलता दर को देखने के बाद चेन्ई ने आखिरकार सुयान के कॉलम को देखा। ताकत के मामले में सुयान ने संदेह स्वप्न का फूल प्राप्त करने से पहले कमजोर ये चेन का वध कर सकता था। भाग्य के संदर्भ में यदि ये चेन भाग्य का बच्चा था तो क्या सुयान भी भाग्य का बच्चा नहीं था?
उसके लिए ये चेन की हत्या की सफलता दर मुश्किल से 2/3 से अधिक थी। ये चेन को मारने की संभावना वास्तव में उतनी अधिक नहीं थी। इसके अलावा वर्तमान स्थिति अराजक थी। मर्चेंट अलायंस के अलावा संभवतः मैदान के अंदर और बाहर से कई अन्य ताकतें नजर रख रही थी। इन परिस्थितियों में उसके लिए नियति के बच्चे को मारना मुश्किल होगा, क्योंकि दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। नियति के इस प्रकार के बच्चे को विभिन्न आकस्मिक घटनाओं के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था। इसलिए चेन के लिए या चेन परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये चेन को मारना बहुत मुश्किल होगा। वह केवल नियति के साथ ही बच्चे सुयान को इसे आजमाने दे सकता था। अगर वह सफल हुई, तब ये चेन को मारने से मिलने वाला सिस्टम पुरस्कार उसे जियो युआन के साथ पारस्परिक रूप से घायल स्थिति से बाहर निकालने और उसे पूरे क्षेत्र को दबाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होगा। 59 ये चेन को मारना। मूल समय रेखा को बदलने और उन अवसरों और भाग्य को जबरन जब्त करने के लिए जो स्वयं के नहीं थे, स्वाभाविक रूप से कीमत चुकाने और कुछ जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। नियति ऐसी ही है, भले ही आप अपनी सभी योजनाएं समाप्त कर लें, फिर भी यह बेकार है। हालांकि अब सतह पर चेन परिवार का दबदबा दिख रहा है। बड़ी संख्या में संभ्रांत सैनिकों ने पूरे पाक को नियंत्रित कर लिया है और शहर के बाहर भारी हथियार किसी भी समय लंबी दूरी की आग सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। वास्तव में स्वप्न के फूल को जब्त करने का अंतिम परिणाम कुछ व्यक्तियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता था। चेन को यकीन नहीं था कि यह स्वप्न का फूल कितना प्रभावी था, लेकिन वह मूल रूप से निश्चित था कि अगर जियो युआन या ये चेन ने इसे प्राप्त किया, तो आज चेन परिवार द्वारा बिछाया गया अपरिहार्य जाल उन्हें रोक नहीं पाएगा। उसकी वर्तमान स्थिति में भी यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। मगर इससे क्या, जिस दिन से उन्होंने प्रणाली प्राप्त की, चेन को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पसंद किए गए भाग्य के इन बच्चों के साथ उसी मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए नियत किया गया था। प्रत्येक टकराव स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को जब्त करने का एक शीर्ष स्तरीय नाटक था। तंबू में बैठे रहने और दूर से विजय का समाचार आने की संभावना कभी न होगी। भाग्य के तथाकथित बच्चे को हराने का पुरस्कार जितना अधिक होगा, इसके पीछे जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। फेंग हुआन और ये चेन का सामना करते समय उनकी पृष्ठभूमि ने उनके लिए अधिकांश संभावित जोखिमों का समाधान कर दिया, लेकिन जब जियो युआन जैसे संगी का सामना किया, तो चेन परिवार का महान पेड़ उनके द्वारा लाए गए जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सका। यह इस बात की सच्ची परीक्षा थी कि वह मुकुट का भार सहन कर सकता है या नहीं। उसके पास अभी भी अंतिम कार्ड के रूप में सुयान था। जब तक ये कार्ड खेला नहीं गया, तब तक विजेता का निर्णय नहीं हुआ था। अगर वह अब चला गया, तो वह सपनों के फूल से पूरी तरह अलग हो जाएगा। यदि जियो युआन अंतिम विजेता बन जाता है, तो मर्चेंट अलायंस उसकी ताकत से मजबूत होकर पूरे तियानहाई में सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाएगा और चेन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए चेन परिवार को तियानहाई से हटना पड़ सकता है। एक बार जब वे पीछे हट गए, तो चेन परिवार के भीतर उनकी स्थिति संभवतः कम हो जाएगी। सबसे बड़ा अवैध पुत्र, तो क्या इतने बड़े परिवार में उत्तराधिकारियों की तो कमी थी ही नहीं, प्रतिभावानों की तो और भी कम थी। उस समय उन्हें न केवल तियानहाई को प्रबंधित करने में विफलता का सामना करना पड़ेगा, बल्कि परिवार के भीतर शक्ति की हानि का भी सामना करना पड़ेगा। यदि चीजें मूल स्थिति की तरह हो गई और ये चेन को सपने का फूल मिल गया, फिर उसे भविष्य में एक बेहद भयानक प्रतिद्वंद्वी का भी सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वह ये चेन को दोबारा मारने का कोई मौका भी खो दे, जिससे उसने पहले जो कुछ भी किया था वह प्रयास बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह इन दो दिव्य फूलों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार को संघनित करते हैं और यहाँ तक कि स्वर्ग के विपरीत किसी के भाग्य को भी बदल सकते हैं। झील की सतह को देखते हुए जहां सुयान गायब हो गई थी, चेन का चेहरा पानी की तरह शांत था। जैसे उसने किंजुए से कहा, एक नाव तैयार करो, मैं उस पार जाना चाहता हूं। हालांकि ये सुनकर किंजू ने कहा, झील बहुत खतरनाक है यंग मास्टर, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए फूल वापस लाऊंगा। चेन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और किंजू की स्पष्ट काली और सफेद आंखों में देखा। एक पल के बाद वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर तुम जाओ, उन दो फूलों के पास रुको। अगर सुयान ये चेन को मारने में विफल रहता है, तो फूलों के खिलने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने फूलों को खिलने से पहले तोड़ लिया तो परिणाम क्या होंगे, लेकिन वह इस फूल को नियति के दो बच्चों, ये चेन और जियो युआन के हाथों में पड़ने के बजाय यही नष्ट कर देना पसंद करेगा। ऐसे मामले के लिए अपने अलावा वह केवल अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को ही ऐसा करने दे सकता था और स्पष्ट रूप से किंजू से अधिक उपयुक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, ऐसे समय में किंजुए को लगभग कोई झिझक नहीं थी। जल्द ही कोई एक छोटी सी नाव लेकर आया और वह सपनों के फूलों के पास पहुंची। खिलने वाले इन दो स्वप्न जैसे फूलों को देखकर किंजू को उन्हें अपने लिए लेने की प्रेरणा महसूस हुई। ये जैविक प्रवृत्ति थी। सौभाग्य से मनुष्य एक ऐसी प्रजाति थी जो वृत्ति पर काबू पाने में सक्षम थी। किंजुए ने एक गहरी सांस ली, छोटी नाव को सपनों के फूलों के पास तैरने दिया और झील के तल पर सुयान से परिणाम की प्रतीक्षा की। शाम झील का पानी धीरे धीरे लहरों के साथ बढ़ने लगा, जो नीचे उथल पुथल का संकेत दे रहा था। सतह पर स्वप्न के फूल नीचे की लहरों से बिल्कुल अप्रभावित लग रहे थे, फिर भी चुपचाप फिर रहे थे। आग में विदेशी सुगंध और अधिक तीव्र हो गई। चेनी का शरीर, जो अत्यधिक उपभोग के कारण कुछ हद तक बढ़ गया था, वास्तव में अब तक काफी हद तक ठीक हो चुका था। बेशक लड़ाई जारी रखना पर्याप्त नहीं था, लेकिन सामान्य आवाजाही अब कोई समस्या नहीं थी। चाहे झील की सतह पर हो या तल पर या पाक के चारों ओर छुपे विभिन्न ताकतों के लोग, सभी की निगाहें उन दो फूलों पर टिकी थीं। हर कोई फूल खिलने का इंतजार कर रहा था। युद्ध का मैदान, जो कुछ ही देर पहले युद्ध की लिप्टों से भरा हुआ था, अब आश्चर्यजनक रूप से शांत था। लेकिन यह महज तूफान से पहले की शांति थी। हर कोई जानता था कि इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। एक निश्चित क्षण में वे खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अचानक कोई चिल्लाया। उसी समय झील की सतह पर स्वप्न के फूल की एक पंखुड़ी धीरे धीरे उभरी। फिर दूसरी पंखुड़ी आई, तीसरी। अभी नवोदित अवस्था की तुलना में खिलने की गति स्पष्ट रूप से बहुत तेज थी। पलक झपकते ही दोनों फूल आधे से ज्यादा खिल चुके थे। झील का पानी और अधिक अशांत हो गया। उपस्थित सभी लोग, चाहे चेन परिवार से हों, अन्य बलों से हों या झील के तल पर छिपे हों, इस वक्त सभी की निगाहें उन दो फूलों पर टिकी थीं। केवल चेन ने ये देखते हुए कि सुयान ने पानी में कहां प्रवेश किया था, शांति से अपने हेडसेट में कहा, 10 सेकंड, अगर मैं इसे बंद नहीं करता तो उन्हें नष्ट कर देना। हाँ, हेडसेट में किंजू की निर्णायक आवाज सुनाई दी। 10, 9, 8। समय प्रति सेकंड बीतता गया। स्वप्न के फूलों का खिलना व्यवस्थित रूप से जारी रहा। पंखुड़ियां एक एक करके खुलती गईं और उनके भीतर काले और सफेद कमल के बीज प्रकट होते गए। एक किंजुए ने दो फूलों को उदासीनता से देखा। उसकी हथेली में बिजली चमक रही थी। लेकिन उसी क्षण चेन की हंसी उसके कान से निकली। कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल उसने सुयान को झील के तल से छलांग लगाते और हल्के से जमीन पर उतरते देखा। और सुयान के हाथ में एक इंसान का सिर था। कई ग्रीवा झिल्ली और रक्त वाहिकाएं अभी भी गर्दन के कटे हुए हिस्से से जुड़ी हुई थी और टूटी हुई ग्रीवा कशेरुक हवा के संपर्क में थी। एक नजर में कोई भी बता सकता है कि इसे किसी जीवित मानव शरीर से चीरकर निकाला गया है। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो सुयान करेगी। हो गया, ये लड़का वास्तव में दौड़ने में अच्छा है और उसकी किस्मत भी अच्छी है। दोक्षम का उपयोग करता रहस्यमय तरीके से रास्ता रोकने के लिए पानी के नीचे से बाहर निकले और वह लगभग भाग गया। सुयान ने लापरवाही से अपने हाथ में लिया हुआ सिर चेन्ये के पैरों पर फेंक दिया। चेन्ये को यह जांचने में भी दिलचस्पी नहीं थी कि यह चेन है या नहीं, क्योंकि उसे परिणाम पहले से ही पता था। डिंग, कार्य प्रगति अपडेट की गई। आपके प्रति ये चेन की नाराजगी का मूल्य जोड़ 3199। वर्तमान कुल नाराजगी का मूल्य 9999। हत्या की संभावना 99.99%। डिंग, नियति के बच्चे ये चेन को मारने और सिस्टम कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को बुनियादी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। संविधान जोड़ 30, मानसिक शक्ति जोड़ 3 0।
पता चला कि हत्या की सफलता दर 99.99% तक पहुंच गई। अतिरिक्त पुरस्कारों की गणना की जा रही है। अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ज्योतिष क्षमता जागृति सीरम गुना 100। ज्योतिष अच्छे और बुरे भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है। प्रति उपयोग 10 अंक मानसिक शक्ति का उपभोग करता है। उपयोग के बाद 3 दिन की ठंडक के साथ। 60 अध्याय 60 खिलना। जैसा कि अपेक्षित था, जब हत्या की सफलता दर 100% तक पहुंच जाती है तो प्राप्त पुरस्कार उस स्थिति की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर होते हैं जब ऐसा नहीं होता है। चेन्ये ने अपने दिल में स्पष्ट समझ रखते हुए इनाम सूची को देखा। हालांकि यह पुरस्कार शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों को बढ़ाता है, लेकिन सबसे स्पष्ट बात यह है कि कोई अलौकिक क्षमता पुरस्कार नहीं है। हालांकि शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों अच्छी है, लेकिन लंबे समय में अलौकिक क्षमता की विकास क्षमता स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है। इसके अलावा नियति के बच्चे की इन 2 हत्याओं से प्राप्त अतिरिक्त पुरस्कारों को देखते हुए चेन्ये को एक और विशेषता मिली। अतिरिक्त पुरस्कारों में से एक भाग्य के बच्चे की विशेषताओं से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, फैनहुआन एक पुनर्जन्मित व्यक्ति है, इसलिए उसे मारने के बाद सुचेन ने एक पुनर्जन्मित व्यक्ति की स्मृति के टुकड़े प्राप्त किए। पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के बारे में ये सबसे कीमती चीज भी है। अब तक चेन्ये अभी भी निश्चित नहीं है कि ये चेन का विशेष पहलू क्या है, लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता है कि यह भविष्य की भविष्यवाणी करने या अच्छे और बुरे भाग्य का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ होना चाहिए। परिणामस्वरूप तंत्र का अतिरिक्त प्रतिफल उन्हें ज्योतिष शास्त्र से मिला। इसका मतलब यह है कि हर बार जब वह नियति के किसी बच्चे को मारता है तो उसे नियति की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता के उस बच्चे का नपुंसक संस्करण प्राप्त होगा। हालांकि नियति के इन बच्चों के बारे में सबसे प्रभावशाली बात उनकी सरासर किस्मत है। दिन के अंत में ये दुनिया अभी भी ताकत पर निर्भर है, इसलिए उनका कोई भी विशेष पहलू स्पष्ट रूप से सरल नहीं है। हालांकि वे बधिया किए गए संस्करण हैं, जब तक चेन्ये उनमें से पर्याप्त मात्रा में एकत्र नहीं हो जाते, वे जरूरी नहीं कि कुछ शीर्ष स्तरीय अलौकिक क्षमताओं को जगाने से भी बदतर हो। बेशक अभी इन बातों पर सोचने का समय नहीं है। उसने स्वप्न के फूल की ओर देखा जिसकी आखिरी पंखुड़ी खुलने ही वाली थी। चेन्ये ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इनाम निकालो। डिंग, निष्कर्षण सफल। मेजबान चेन्ये। काया 48 मानव सीमा 1 है। मानसिक शक्ति 52.7 मानव सीमा 1 है। विशेष क्षमताएं संप्रभु अग्नि, दिव्य अग्नि के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम शांतमयी है। स्वर्गीय नेत्र, ब्रह्म को तोड़ना और सत्य का पता लगाना, राक्षसों को दबाना और दुश्मनों को शांत करना। ज्योतिष आइटम क्षमता जागृति सीरम गुना 180। बूम, चेन्ये के शरीर के भीतर से एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। अलौकिक क्षमताओं के अत्यधिक उपयोग से जो शरीर कुछ हद तक कमजोर हो गया था, वह लगभग तुरंत ही अपने चरम पर लौट आया। जैसा कि कहा जाता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति के बारे में सिस्टम का निर्णय 1+1 जितना सरल नहीं है। चेन्ये के लिए, जिनकी मूल रूप से केवल 18 वर्ष की काया और 22.7 की मानसिक शक्ति थी, दोनों विशेषताओं में 30 अंकों की एक बार की वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि उनकी ताकत दोगुनी से अधिक बढ़ गई है। ये कई गुना वृद्धि है। यदि उसके पास पहले से इस प्रकार की शक्ति होती तो पहला प्रहार जियो युआन के जीवन रक्षक कछुए के खोल को चकनाचूर करने और उसका सिर काटने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है। चेन्ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आकाश में फैली सुनहरी स्वर्गीय आंख एक बार फिर रात के आकाश में दिखाई दी, जो एक देवता की तरह नश्वर दुनिया को देख रही थी। लगभग उसी समय सपनों के फूल की आखिरी पंखुड़ी आखिरकार खुल गई। ताज़ा विदेशी खुशबू अपने चरम पर पहुंच गई। यहाँ तक कि चेन्ये ने भी महसूस किया कि इस समय उनकी अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने अपने डेटा पैनल को देखने के लिए कुछ समय लिया। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों में आश्चर्यजनक रूप से 1 अंक से अधिक की वृद्धि हुई थी। उनका शरीर सीधे 49.6 पर पहुंच गया और उनकी मानसिक शक्ति 54.5 पर पहुंच गई। ये स्वप्न का फूल है। इसे प्राप्त करने से पहले केवल सुगंध सूंघने से ही व्यक्ति इतना बड़ा सुधार प्राप्त कर सकता है। इस समय उपस्थित सभी लोगों ने, जिन्होंने यह महसूस किया, लगभग अपना विवेक खो बैठे। उन सबकी निगाहें सपनों के फूल पर टिकी थी, जो खिलने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था। उनकी आंखों में लालच था और वे सब कुछ की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि किंजुए, जो इस समय सपने के फूल के सबसे करीब थी, फूल को देखते ही उसकी आंखों में लहरें आ गईं और उसका पतला हाथ न जाने में बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले काले कमल को छूने ही वाली थी, वह अचानक रुक गई, फिर तुरंत जाग गई। नहीं, ये यंग मास्टर का है। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में एक क्रूर दृष्टि चमक उठी। भयानक गड़गड़ाहट हवा से प्रकट हुई, जिसने सीधे उसके पूरे शरीर को ढक लिया। बिजली से बने कवच के अंदर किंजू की खूबसूरत आंखें हत्या के इरादे से चलक रही थी, क्योंकि उसने अपने बगल में मंथन करती झील की सतह को देखा और धीरे से चिल्लाया, मरो। लगभग जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लालच से भरी आंखों वाले और पूरे शरीर पर आग की लिपटों में लिपटे एक क्षमता उपयोगकर्ता ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। इस स्थिति में तार्किक रूप से कहें तो उसे किंजुए से सावधान रहना चाहिए था, जो सपनों के फूल की रखवाली कर रहा था। लेकिन इस क्षमता उपयोगकर्ता ने किंजू की ओर आंखें मूंद ली, जो बिजली में लिपी हुई थी और स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसकी आंखें केवल इन 2 स्वप्न जैसे दिव्य फूलों से भरी थीं। किंजू को स्वाभाविक रूप से इन चीजों की परवाह नहीं होगी। वह केवल एक ही बात जानती थी, ये खजाना दुनिया में दुर्लभ है और यंग मास्टर के लिए बहुत उपयोगी है। जो छीनना चाहता है वह मर जाता है। दरार, स्नैप। किंजुए ने सीधे एक हाथ से पानी से निकले एबिलिटी यूजर का सिर पकड़ लिया। बिजली के दोहरे सुदृढ़ीकरण और क्षमता उपयोगकर्ता की अपार ताकत के तहत उसने सीधे इस अज्ञात गुट के क्षमता उपयोगकर्ता के सिर को कुचल दिया। मस्तिष्क का पदार्थ बिखर गया, लेकिन इससे पहले कि वह किंजू पर उतर पाता, उसके चारों ओर घूमती बिजली ने उसे वाष्पित कर दिया। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। झील के तल पर 1 दर्जन से अधिक लोग छिपे हुए थे, जिनमें जियो युआन भी शामिल था। इस आदमी ने झील के तल पर कुछ धांधली की थी, जिसे चेन्ये ने आखिरी बार देखा था जब उसने हेवनली आई का उपयोग करने के लिए अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया था। इसलिए उसने पहले ये चेन को मारने के लिए केवल सुयान को भेजा था और उसने जियो युआन और पानी के तल पर अन्य लोगों को भड़काने नहीं दिया था। इसलिए इस समय पानी में अभी भी काफी क्षमता उपयोगकर्ता मौजूद थे। किंजू द्वारा एक को मारने के बाद स्वप्न के फूल के 5 मीटर के दायरे में एक के बाद एक 7 या 8 और सिर उभर आए। उसकी अलौकिक क्षमता सघन हो रही थी और वह बस हमला करने ही वाली थी। लेकिन इस समय चेन्ये की कोमल आवाज उसके पीछे सुनाई दी, अभी हमला मत करो। इसके बाद उसने महसूस किया कि एक कोमल बड़ा हाथ उसके कंधे पर आया और उसके शरीर के चारों ओर की बिजली अनायास ही वापस उसके शरीर में वापस आ गई। किंजुए ने आश्चर्य से चेन्ये की ओर देखा, लेकिन मेरी चीजें, वे उन्हें छीन नहीं सकते। चेन्ये ने अपना सिर हिलाया, किंजू की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा, जमीन पर कदम रखा और किनारे पर लौटाया। उसने पानी के तल पर छिपे उन क्षमता उपयोगकर्ताओं को स्वप्न के फूल की ओर पागलों की तरह दौड़ने दिया। इन लोगों को ऐसे देखते हुए जैसे कि वे अपना विवेक खो चुके हों, उसने बिना सोचे समझ लिया कि यह चीज संभवतः अजीब थी। ये संभवतः कोई साधारण स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने नहीं थे जिन्हें कोई भी यूं ही छीन सकता था। अभी उसने जियो युआन को सिस्टम की तरह स्वप्न के फूल को पुनर्जन्म स्वर्ण कमल कहते हुए सुना। इससे ये सिद्ध हो गया कि यह व्यक्ति स्वप्न के फूल को अवश्य समझता है। अब चेन्ये को जियो युआन को पूरी ताकत से कुचलने का आत्मविश्वास था, चूंकि वह जल्दी में नहीं था। चेन्ये भी स्वाभाविक रूप से जल्दी में नहीं था। अंत में एक क्षमता उपयोगकर्ता स्वप्न के फूल के तने पर पहुंचा। उसकी आंखें ऊपर काले कमल पर टिकी थी। उसकी अभिव्यक्ति लालची थी। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के वह काले कमल की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने पंखुड़ी को छुआ, काली कमल हल्की रोशनी के साथ खिल गया। फीकी रोशनी के भीतर मौत जैसी खामोशी और निराशा की आभा भयावह थी। इसके तुरंत बाद वह क्षमता उपयोगकर्ता सीधे पानी की सतह पर जम गया। दृश्य स्तब्ध हो गया। एजी